हाँ, आंदोलन तो होगा, वो तो जनता के बीच का मामला, वो पदाधिकारी से पूछ के करेंगे हम लोग। प्रखंड मुख्यालय में कोई भी कागजात बनवाना होता है तो उसके बदले अधिकारी या फिर अधिकारी के जो दलाल होते हैं वो रकम की मांग करते हैं। बहुत सारे मेरे पास वीडियोज भी है। इसको आप ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके बगल में प्रखंड मुख्यालय इस्लामपुर शहर में आप देखें कि शाम में यहाँ अपराधियों ने किस तरह से फायरिंग करके दहशत पैदा की। खुदागंज में आप कोई अपराधी तो नहीं है, आप सब जिला नगर, आपको कौन नहीं जानता है, आप पत्रकार हैं, सारा माने प्रशासन से लेके हम समझते हैं मीडिया से जुड़ा हुआ जो लोग है सब जानता है। और आपका गाड़ी डिटेन कर रहा, डिटेन के बाद वो इलीगल डिमांड कर रहा होगा, दूसरा तो कुछ नहीं कर रहा। इस्लामपुर में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए भी हम लोगों का आंदोलन होगा। अखबार में एक मतलब की सीरीज चल रहा है इस्लामपुर में, मतलब कि शिक्षकों का जो फर्जीवाड़ा हुआ है। संक्षेप में बताइएगा पूरा मामला है क्या, क्योंकि आपसे जुड़ा है। अपराध के बाद आपने कार्रवाई किया भाट एक्शन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। 15 साल बिहार में जंगल राज था, आज क्या कोई मंगल राज दिखाई पड़ रहा बिहार में? क्या कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नालंदा के इकलौते राजद विधायक के पास, जो कि सप्ताह में 2 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंडों में जनता दरबार लगाते हैं। और अभी विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है और विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद इस्लामपुर में आज पहली बार जनता दरबार लग रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान क्या क्या हुआ, इस्लामपुर को क्या क्या मिला, नालंदा को क्या क्या मिला, और बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो इतना बढ़ गई है, और इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही होगा कि विधानसभा में क्या क्या वो सुन रहे हैं कि आपके कोई विधान पार्षद थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। देखिए, यह तो पूरे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। माननीय विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हम लोग के एमएलसी थे, और उन्होंने सदन चलते हुए जो वाद विवाद होता है उस वाद विवाद में उन्होंने अपनी बात को रखने का काम किया था और सरकार की विफलता को गिनाने का काम किया था, जो विपक्ष के नाते हम सबों की भूमिका है। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में उपस्थित थे, और स्वाभाविक है कि जब सरकार पर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो सरकार का जो मुखिया है उसी पर टीका टिप्पणी होगा। तो उन्होंने भी सरकार के मुखिया के नाते जनता के सवालों को उनके सामने रखने का काम किया, जिसके प्रतिफल के रूप में विधान परिषद की आचार समिति में उन्होंने इस मामला को भेजा, और आचार समिति ने स्पीकर के यहाँ रिपोर्ट दिया, जिसके आधार पर सदस्यता खत्म हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता अपने सवालातों को हल करने के लिए हम लोगों को विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में भेजती है। वहाँ जाकर के यदि हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं और हमारी आवाज़ को बंद किया जाएगा तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन समस्याओं का समाधान का केंद्र कौन होगा? इसलिए मेरे तरफ से ही नहीं, पूरे देश के जो भी खास करके अमन चैन लोकतंत्र पसंद व्यक्ति हैं, सब लोगों ने वहाँ के सभापति के इस निर्णय का निंदा किया है, और हम भी इसकी निंदा करते हैं। और हम लोग जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग न्यायालय में भी जाने के लिए तैयार हैं। सुनील जी कल एक मीडिया को संबोधित करते हुए बोल रहे थे विधायक जी कि नीतीश कुमार बदले की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहने का क्या मतलब कि हो सकता है? ये तो आप खुद, मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि पब्लिक के सवाल को उठाना और उसके लिए कोई रिवेंजफुल एक्शन हो, तो इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है बदले की कार्रवाई का? तो तानाशाह का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ना। अब हम समझें कि हम विधायक हैं,
तो हमारे सामने कोई अपनी बात नहीं रखे तो हम अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके उसका दमन करें। इसके लिए तो हमको विधायक नहीं बनाया गया। तो आप मुख्यमंत्री हैं और आप के ऊपर कोई वक्तव्य करता हो तो आप उसको पर्सनल ईगो लेकर के उसको कार्रवाई करवाते हैं, तो ये तो पूरे तौर पर मनमानी है ही है, नहीं तो रिवेंजफुल बदले का किया गया एक्शन है। मतलब इसको लेकर के आप लोग आगे भी जाएंगे? जी ज़रूर, न्यायालय में जाएंगे। चूँकि पहली बात तो ये उठता है कि वेदर द ऑर्डर विच हैज़ बीन पास्ड बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज अकॉर्डेंस विथ लॉ और नॉट। जो ऑर्डर पास किया गया वो कानून के परिधि में है कि नहीं, यदि कानून के परिधि में नहीं है और विधि वेता ये राय देते हैं कि इसके लिए न्यायालय में जाना उचित है, तो हम लोग न्यायालय जाएंगे। क्योंकि न्यायालय को तो देखना है हर चीज़ को, तो इसलिए न्यायालय में हम लोग न्याय के लिए जाएंगे। अच्छा, आपके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार एकदम पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं फेसबुक पे कि बिहार में आपराधिक जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि हो रही है। कौन है जिम्मेवार? नालंदा में भी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मुखिया प्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है बालू माफियाओं को द्वारा। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में? अच्छा देखिए, ये जो एनडीए के लोग हैं ये जब भी डिबेट में बैठते हैं और आज भी बैठते हैं तो यही कहते हैं कि 15 साल बिहार में जंगल राज था। आज क्या कोई मंगल राज दिखाई पड़ रहा बिहार में? क्या परिवर्तन हो गया? 23 साल से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 23 वर्ष नहीं 18 वर्ष से, और इस 18 वर्ष में भी विधि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो ये किसकी जिम्मेवारी मानी जाएगी? निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता है। और उतना ही नहीं, सरकार के द्वारा संपोषित अपराधों में वृद्धि हो रही है। जो भी अपराधी हैं उसका संरक्षण सरकार के द्वारा मिल रहा है। ऐसे कई उदाहरण मिले आपको, चाहे वो सीतामढ़ी की घटना हो, चाहे वो आरा की घटना हो। इन जगहों का आप यदि तलाशिएगा उसका ज़मीन को तो समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में ये अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और अपराधी कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही चिढ़ के और बहुत ऊंचे आवाज़ में बिहार के लोगों को कहते थे कि नीतीश कुमार का मतलब है न्याय के साथ विकास, सुशासन की सरकार, सुशासन की सरकार। तो न्याय के साथ क्या विकास बिहार के अंदर हो रहा है आप खुद देख रहे हैं। आप ही ने अभी हमसे शुरुआत ही किया कि सेशन ख़त्म हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो भ्रष्टाचार पर तो हम बाद में आएंगे। अभी आपका जो सवाल है कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, तो अभी 1-2 चीज़ घटनाएं जो घटी है उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। घटना जब होता है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, हत्या के कल होकर के बिहार का डीजीपी सारे आप प्रेस और मीडिया के लोगों को बुला करके संबोधित करते हैं और वो सरकार का आंकड़ा गिना रहे हैं कि 2005 में इतनी हत्याएं होती थी और 2024 में इतनी हत्याएं हो रही है। क्या एक सरकारी पदाधिकारी को सरकार का डाटा देने के लिए अधिकृत किया गया है या सरकारी पदाधिकारी को अपराध पर नियंत्रण करने के लिए अधिकृत किया गया? पूरे अपने वक्तव्य में डीजीपी ने कहीं ये नहीं कहा कि बिहार के अंदर ये जो अपराध हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है और हम अपराध पर लगाम कैसे लगाएंगे, सरकार की क्या योजना है, क्या कार्यनीति है, इस पर कोई चर्चा नहीं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है पॉलिटिकल बात करे और पॉलिटिशियन की तरह बयान दे अखबारों में और मीडिया के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि क्या भविष्य होगा बिहार का। और पदाधिकारी ही सरकार को चला रहे हैं, ये बात भी साबित हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कई अवसरों पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को पैर पकड़ रहे हैं, कभी जाते हैं मीटिंग में तो किसी को IAS को हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो सरकार के सबसे प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिससे बिहार की जनता उम्मीद कर रही थी कि हमको बिहार में एक सुशासन मिलेगा, वो खुद सरेंडर करके अब पदाधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इस नीतीश कुमार जी का क्या भविष्य और बिहार का क्या भविष्य होगा समझिए। इसलिए अपराध जो है, अपराध के पीछे कहीं ना कहीं सरकारी महकमे का हाथ है। और दूसरी बात है कि अपराध होने के बाद इनका एक ही वक्तव्य शुरू से आता है कि हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये वक्तव्य कहने से नहीं ना होगा। अपराध के बाद आपने कार्रवाई किया
व्हाट एक्शन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इसको तो कहीं इन्होंने बताया ही नहीं कि क्या एक्शन है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी तक अनुसंधान के लिए पड़ा हुआ है, परिणाम उसका नहीं निकला। तो जहाँ पे परिणाम नहीं निकलेगा तो अपराधी को क्या डर होगा, किस चीज़ का डर होगा बताइए। सरेआम अपराधी आता है, शहर के अंदर फायरिंग करता है। पटना हमारा राजधानी है, वहाँ पे फायरिंग हो जाता है। अभी 2 दिन पहले आपको दीघा में फायरिंग हो गया। उसके पहले कहीं भी घटनाएं आम बात हो गई है। इस्लामपुर शहर में आप देखें कि शाम में यहाँ अपराधियों ने किस तरह से फायरिंग करके दहशत पैदा किया दुकानदारों के साथ। तो वैसे लोग जो चिन्हित हैं, जिसको प्रशासन भी जान रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जनता के दिमाग में क्या बात जाएगा। पब्लिक तो यही ना समझेगी कि कहीं ना कहीं से प्रशासन के द्वारा इनको संरक्षण मिल रहा, तब कार्रवाई नहीं हो रहा। और जिस दिन अपराधी के मन में ये डर पैदा हो जाएगा पुलिसिंग का और सरकार का, उस दिन अपराधी घर से निकलना बंद कर देगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लाचार मुख्यमंत्री हैं, विवश मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनके राज में अपराध रोकना इनके अब बस की बात नहीं रह गई। अच्छा, भ्रष्टाचार पे आते हैं विधायक जी। आपके इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर प्रखंड मुख्यालय में कोई भी कागजात बनवाना होता है तो उसके बदले अधिकारी या फिर अधिकारी के जो दलाल होते हैं वो रकम की मांग करते हैं। बहुत सारे मेरे पास वीडियोज भी है। इसको आप ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके बगल में प्रखंड मुख्यालय है। देखिए भाई साहब, ये जो भ्रष्टाचार है कोई सिर्फ इस्लामपुर में नहीं है। अभी आप इस्लामपुर में इसलिए इस्लामपुर की बात करें, वैसे है पूरे बिहार में। आपने उदाहरण दिया, ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। और पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार की पोषक कौन है? जहाँ पे सरकारी पदाधिकारी बेलगाम हो जाएगा, जिसको डर और भय नहीं होगा, तो वो आदमी रिश्वत लेने के लिए तो वो अपने आप उन लोगों को सरकार ने खुला छोड़ दिया है। कोई कार्रवाई तो उस पर हो नहीं रही है। जनता बार बार जा कर के गिड़गिड़ाती है, कहती है, अपनी बात को रखती है, लेकिन कोई भी आदमी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जहाँ डर नहीं रहेगा वहाँ तो भ्रष्टाचार पैदा होगा। शासन चलता है रोब और भय से, समझें। लालू जी की सरकार थी तो लालू जी की सरकार में कम से कम पदाधिकारियों को ये डर था कि हम गलत करेंगे तो कार्रवाई होगा, लेकिन इनके राज में तो कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा। हालत ये है कि जनप्रतिनिधि की बात को तो सुनने के लिए भी प्रशासन के अधिकारी तैयार नहीं है। हम अपनी बात को जो उनको दिया गया है संविधान में कि व्यवस्था कि क्या एक सरकारी मुलाजिम का क्या अधिकार है और जनप्रतिनिधि का क्या अधिकार है, आप दोनों चीज़ को देखिएगा। तो हम लोगों ने तो बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा है। जब हमारे पिताजी ही विधायक थे तो दूसरी व्यवस्था थी। विधायक का एक मतलब होता था, लोग समझता था, डरता था, भय खाता था। आज तो एक छोटा सा काम के लिए, जेन्युइन काम के लिए भी हम लोगों को पदाधिकारी को 1 से 2 बार 3 बार कहना पड़ता है, तब जनता का काम हो रहा है। तो ये तो लोकतंत्र के लिए काला इतिहास है। और ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए जन आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार सरकार से नहीं रोक सकती। तो इस्लामपुर में जन आंदोलन अब विधायक जी करेंगे, क्या उम्मीद लगाए जनता? निश्चित रूप से जनता की समस्या के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं और मैं हमेशा जनता की आवाज़ को उठाता रहा हूं। बहुत निकट भविष्य में आपको ये देखने को मिलेगा कि हम लोग इस्लामपुर में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए भी हम लोगों का आंदोलन होगा। और आंदोलन ऐसा हम लोग करेंगे कि एक निर्णायक स्थिति में हम लोग को अपने आंदोलन को ले जाएं, क्योंकि ऐसे ही फॉर्मेलिटीज करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा अभी पहला चरण है। हम जनता के बीच जा रहे थे, हमने नारा दिया है चलो गांव की ओर। 4 पंचायत में हमारा जन पद यात्रा हुआ। उसके बाद मौसम का कुछ बेरुखी हो गया, फिर इधर विधानसभा आ गया और अभी थोड़ा किसान वगैरह हमारे कृषि कार्य में संलग्न है। ये सारे चीज़ों के बाद जन्माष्टमी के बाद पुनः हम लोग आगे गांव में चलो गांव की ओर का कार्यक्रम पूरा करेंगे और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक एक गांव में जाएंगे।
कोई ऐसा छोटा कस्बा टोला नहीं रहेगा जहाँ कि हम नहीं जाएंगे, और हम जाते हैं तो वहाँ साथ में उस सब गांव की समस्या भी नोट करते हैं, लोगों का मोबाइल नंबर भी लिखते हैं और उनको अपना नंबर भी देते हैं, भाई कि कोई बात हो तो ये करिए। और जब घूमने के बाद जो वस्तु स्थिति पता चलता है, तब उसके निष्पादन के लिए कोई संघर्ष करिएगा तो वो संघर्ष निर्णायक होता है। इसलिए हम लोगों का दूसरा कड़ी वो भी है, और आप इसको मानिए या ना मानिए, राष्ट्रीय जनता दल इस्लामपुर में ज़मीन पर है, और हम लोगों ने सांगठनिक ढांचा इस रूप में बनाया है कि कोई गांव, कस्बा, पंचायत नहीं है जहां की राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं हैं, हमारा संगठन नहीं है। एक एक बूथ तक हम लोग गए हैं, और हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ जनता की सवाल के समाधान के लिए, चूँकि हम देख रहे हैं जनता दरबार भी हम लगाते हैं, लेकिन इससे बहुत संतुष्ट हम नहीं होते हैं। फ़ोन कर देते हैं, आप अभी बैठे हुए देख रहे हैं, किसी को लिख देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। 50% काम होता है, 50% काम नहीं होता है। और वो बेचारा का जब काम नहीं होगा, जेन्युइन काम नहीं होगा, तो स्वाभाविक है हमसे गुस्सा होगा, किसी को भी होगा। तो ये व्यवस्था को बदलने के लिए जब तक हम और आप सब लोग, ना सिर्फ हम, एक जनप्रतिनिधि सब कुछ नहीं कर सकता है, जनता है, बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, सारे लोग जब इस समझेंगे कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, तो निश्चित रूप से सिस्टम बदलेगी। और यदि नहीं लोग समझेंगे तो फिर जहाँ जर्मनी में हिटलर शाही आपने देखा, ये क्या बोलता है, सोवियत यूनियन में जार निकोलस का शासन था। जार निकोलस से क्रूर तो कोई नहीं था, जिसको बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन करके जार निकोलस को कुर्सी से हटा दिया था साम्यवादियों ने। तो जनता जब जाग जाएगी तो कोई ये भ्रष्टाचारी लोग टिकेगा नहीं। लेकिन दोष दोनों का है, पदाधिकारी का भी दोष है और पब्लिक का भी दोष है कि वो देते हैं पैसे। नहीं, पब्लिक के दिमाग में हो गया कि बिना पैसा का काम नहीं होगा, तो वो बिना पूछले भी आपसे पीछे में जाकर के पैसा देने लगेगा। तो जिसको आदत लगा हुआ पैसा लेने का, तो पैसा लेने का आदत है, देने वाला पहुंच जाएगा तो ले लेता है। तो अपने आप को भी रिस्ट्रेन करना होगा और सही काम के लिए लड़ना होगा, अड़ना होगा। अब आप ही बताइए, एक दिन फ़ोन कर रहे थे कि हमारा गाड़ी पकड़े हुए हैं। अब खुद आपको खुदागंज में आप कोई अपराधी तो नहीं है, आप सब्जी लाने गए, आपको कौन नहीं जानता है, आप पत्रकार हैं, सारा मैंने प्रशासन से लेके हम समझते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ जो लोग है सब जानता है। और आपका गाड़ी डिटेन कर रहा, डिटेन के बाद वो इलीगल डिमांड कर रहा होगा, दूसरा तो कुछ नहीं कर रहा होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब आपसे भी उसको भय नहीं है, तो कल हम ही लोग हैं, हम ही लोग विधायक हैं, हमरो गाड़ी को हाथ दे सकता है। कौन बड़ी बात है भ्रष्टाचार में। इसलिए भ्रष्टाचार से सब लोग त्रस्त है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। और लड़ने के लिए समाज के गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तभी भ्रष्टाचार रुक सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल होगा विधायक जी, अखबार में एक मतलब की सीरीज चल रहा है इस्लामपुर में, मतलब कि शिक्षकों का जो फर्जीवाड़ा हुआ है, संक्षेप में बताइएगा पूरा मामला है क्या, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। आपने सवाल उठाया था विधानसभा में। देखिए, ये सवाल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने ही उठाया। आप जो बात कह रहे हैं कि हमने उठाया, हमने नहीं उठाया। शिक्षा विभाग के यहाँ बीओ थी अहिल्या कुमारी, हाँ। उन्होंने ही रिपोर्ट दिया, जिसको अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा। तो अखबारों में हमने पढ़ा तो उस समय लगा कि भाई कोई कार्रवाई होगी। 2 साल तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, तो हमको भी लगा कि भाई क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा। तो इस स्थिति में हमने विधानसभा के अंदर इस बार हमने सवाल उठाया था। लेकिन विधानसभा की जो स्थिति थी, एक दिन भी क्वेश्चन आवर नहीं हुआ, कोई भी बिजनेस संपादित नहीं हुआ, तो मेरा क्वेश्चन तो पकड़ाया नहीं। अब जो सरकार का जवाब है, उस जवाब से हम संतुष्ट हैं नहीं। अब उसके लिए आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करेंगे। सबसे मुख्य बात है जो तो आप पूछ नहीं रहे, पूरे बिहार में बिहार की जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी झुनझुना थमा दिए बिहार को। आप लोग झुनझुना बजाए भी थे। बजाना स्वाभाविक था, झुनझुना थमाए ही तो वही झुनझुना दिखा रहे थे हम लोग
76 करोड़ हजार करोड़ रुपया का पैकेज की बात कर रहे हैं वो। पैकेज और स्पेशल स्टेटस में अंतर क्या है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा। जब स्पेशल स्टेटस का बिहार को दर्जा मिलेगा तो हमारे लोगों को टैक्सेशन में कमी आएगा। दूसरा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए नीचे से प्लानिंग किया जाएगा, और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, मजबूत करना। और हमारे बिहार में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिहार में बालू है और बिहार में किसान के लिए खेती है, इसके सिवा तो कुछ है नहीं बिहार में। तो ये खेती जहाँ है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत नहीं करेंगे। गन्ना उद्योग सारा बंद पड़ा हुआ बिहार, मिल सब बंद है। सब मिल बंद हो गया। बिहार का लोग पलायन कर रहा है बिहार से। तो बिहार का नीति आयोग का जो सूचकांक है उसमें बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे लास्ट पायदान पर है। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। इस आवाज़ को कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी भी उठा रहे थे। पूरे बिहार विधानसभा से और विधानमंडल के दोनों सदन से ये पारित है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये स्पेशल पैकेज का झुनझुन्ना जो दिखा रहे हैं, इससे बिहार का क्या विकास होगा बताइए। और ये क्या है पैकेज? आपको याद होगा पिछला जब विधानसभा का चुनाव था तो बक्सर में प्रधानमंत्री घोषणा किए थे 1,125 करोड़ रुपया का कि हम पैकेज दे रहे हैं बिहार में। क्या पैकेज था? उसमें 70,000 बिहार का स्टेट का जो पैसा लगा हुआ था उसी को पैकेज में गिना रहे थे। वही इस बार है, बक्सर में कह रहे हैं कि गंगा नदी पर डबल लेन पुल बनाओ। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब हमारे नेता तेजस्वी जी बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे और देश के सड़क के मंत्री थे गडकरी साहब, तो गडकरी साहब से एक शिष्टमंडल मिला था बिहार का लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और उस समय ही गंगा पर पुल बनाने का हम लोगों ने मांग किया था, और वो उसमें बिहार का जो हिस्सा था उसको देने के लिए भी हम लोग तैयार थे। तो सारा कुछ ये तो पहले से प्लान था, फिर उसी प्लान को ये दे करके पब्लिक को बुड़वक बना रहे हैं। तो पब्लिक को ठग करके आप देश बिहार को चलाइएगा तो आप कल जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है उसका तो भुक्तभोगी होइएगा। कहाँ आप बात कर रहे थे 300-400 पार, कहाँ आपका क्या हो गया खुद देख लीजिए। तो पब्लिक है ना आपका ही किया कि हम अकेले आइए आप कर दिए। मतलब कि पब्लिक समझदार है। नहीं, पब्लिक समझदार है लेकिन शासक वर्ग को भी समझदार होना होगा। हम यदि लोकतंत्र में जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो जनता की समस्याओं का हम निदान नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या रह जाएगी? क्या हम किसी का घर का भोजन चलाएंगे? हम किसी का घर में जा कर के उसका झाड़ू पोछा करेंगे? उसका जो वाजिब सवाल है उसको हमको पूरा करना है। लेकिन एक संकट यहाँ भी है भाई जी, संकट ये है कि बिहार में अशिक्षा है, इसको मानना पड़ेगा। बिहार में अशिक्षा है, एजुकेशन का अभाव, और अशिक्षा के चलते जो जनता है उसको ये नहीं समझ में है कि विधायक का क्या पावर एंड फंक्शन है, एमपी का क्या पावर एंड फंक्शन है, मंत्री का क्या पावर एंड फंक्शन है। वो बेचारा कोई भी काम रहेगा जिसको आप ना भी कर सकते हैं लेकिन वो लेके पहुंच जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी कभी कभी झेलना पड़ता है जिससे थोड़ा परेशानी होता है। लेकिन ये क्या करिएगा, जब तक कि ये सोसाइटी का कल्चर नहीं बदलिएगा तब तक तो ये होना ही है। जब शिक्षित समाज हो जाएगा तब उसको समझ में आएगा भाई कि विधायक जी से हम क्या कहें नहीं कहें, क्या करना है। तो ये सारी बात दिखाई पड़ती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से थक चुके हैं। हम लोग के अभिभावक हैं, हमारे ज़िला के हैं, हमसे व्यक्तिगत मेरे प्रति उनका स्नेह भी रहता है क्योंकि हमारे पिताजी से ही उनका अच्छा संबंध था। लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना है कि जो आदमी पैदा लिया है उसको मरना है, कोई भी आदमी है, मरना स्वाभाविक है। यही सत्य है। जब ये सत्य है तो नीतीश बाबू यदि अभी चाहेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, इसलिए कि दिल्ली की सरकार इनके सहयोग से चल रही है।
जिस दिन ये सरकार से अलग होंगे नरेंद्र मोदी फिनिश हो जाएंगे। तो अपने बिहार की जनता के लिए ये बड़ा कोई बलिदान नहीं है, और इस बलिदान को यदि वो पूरा कर देते हैं तो देश का लोग उनको याद करेगा, जिस तरह से बापू को याद कर रहा आज नीतीश कुमार को भी लोग याद करेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिए। तो हम ये आपके चैनल से मांग करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और ये सिर्फ पढ़ाने में लोगों को ना रहें कि हमने बिहार को बहुत दिला दिया। बिहार को क्या दिलाए नहीं दिलाए ये हम आपको कहिएगा तो एक एक चीज़ में कितना मिला वो सारा कुछ हम डिटेल्स आपको दे देंगे। लेकिन कुल मिला के स्थिति यही है कि स्पेशल पैकेज से कुछ नहीं होना है, स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। ये बिहार के आवाम का मांग है और इसको मुख्यमंत्री जी पूरा करावें, यही आपके चैनल के माध्यम से। आखिरी सवाल होगा विधायक जी, आपके जो प्रखंड के और एकंगरसराय प्रखंड के जो भी अधिकारी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबको ये कहना चाहेंगे गलत काम करिए मत, गलत काम होने मत दीजिए, दोनों चीज़ हम कहेंगे। और ये पदाधिकारी लोग जो हैं आपके या हमारे इस चैनल के माध्यम से हम कुछ कहेंगे तो थोड़ी के वो लोग के अथी माथा तो पहले ही बोल दिया कि आंदोलन होगा। हाँ, आंदोलन तो होगा, वो तो जनता के बीच का मामला, वो पदाधिकारी से पूछ के करेंगे हम लोग। देखिए, पदाधिकारी कब डरता है? जब डरता है तो दो ही उसको डरने का कारण है, एक सत्ता और दूसरा जनता, जन प्रतिरोध। तो जब सत्ता आपके पास है ही नहीं, हम विपक्ष में हैं, तो जन प्रतिरोध ही ना एक सहारा है। तो जन प्रतिरोध से आदमी बहुत सारी चीज़ों को कराता है। एक ज़माना था इस इलाके में जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमारे पिताजी राजनीति करते थे, तो हमेशा महीना 2 महीना में आंदोलन होता था। पदाधिकारी को लगता था भाई कि नहीं काम होगा, आंदोलन होगा, फट जाएंगे। उस समय आंदोलन होता था तो पदाधिकारियों को डर रहता था। अभी तो कोई आंदोलन नहीं है, कोई उसको सत्ता है नहीं तो सत्ता से डर है नहीं, आप पब्लिक का जन प्रतिरोध भी नहीं है तो लोग अपने को निरंकुश बनाए हुए हैं। तो इसलिए प्रतिरोध मार्च और पब्लिक के प्रतिरोध को जिंदा करना यही हम लोगों का भी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन बखूबी बिहार में निभाएगी और इस्लामपुर में भी निभाएगी। चलिए, हमारे साथ क्षेत्र के विधायक राकेश कुमार रोशन जी थे, जो कि हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया और ये कह रहे हैं कि इस्लामपुर के अधिकारी अगर नहीं सुधरते हैं तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि सत्ता में तो हम लोग है नहीं। बाकी विधायक जी के बारे में आप क्या सोचते हैं और इस्लामपुर के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा इस दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रोज करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।